का केसेस देखे तो पॉजिटिव केसेस देखे तो अराउंड 50 to 60,000 केसेस थे। मगर जब ये 23% कैलकुलेट करते हैं दिल्ली पॉपुलेशन के लिए एक्स्ट्रापोलेट करें तो ये 40 लाख का पॉपुलेशन होता है। तो इससे मतलब होता है कि बहुत लोग ऑलमोस्ट 50 से लेकर 100 लोग तक एसिम्टोमेटिक हो या माइल्ड सिम्टोमेटिक हो, कंपैरिजन ए पॉजिटिव केस के हिसाब से। तो वो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि कितना लोग एसिम्टोमेटिक है इन्फेक्शन होने के बावजूद। और दूसरा इन्फॉर्मेशन आता है कि ये जो इन्फेक्शन फेटालिटी रेट बोलते हैं, जो पेपर्स में देते हैं या आप स्टैटिस्टिक्स में देते हैं, वो केस फेटालिटी है। जैसे इन्फेक्शन आके जो इलनेस डेवलप हुआ है उसमें क्या फेटालिटी है, जो 2.6% आज का फेटालिटी रेट है। अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करें तो ये 40 लाख इन्फेक्टेड केसेस में कितना डेथ्स है उस पीरियड में, वो इन्फेक्शन फेटालिटी रेट बहुत कम दिखता है, जैसे 0.05% का है जी। तो मगर ये डाटा और डीप से एनालाइज करना है, क्योंकि ये जो सैंपल रिप्रेजेंटेशन है वो जो एनसीडीसी और एनालाइज कर रहे हैं कि वो इन्फेक्शन फेटालिटी कितना है वो मालूम होता है। जी डॉक्टर रेड्डी, आप रहिए हमारे साथ में। डॉक्टर गुलेरिया भी लगातार हमारे साथ में बने हुए। डॉक्टर गुलेरिया, क्योंकि जो सर्वे है इसको लेकर लगातार ये इससे भी जोड़ा जाता है कि क्या देश में कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति आ गई है। इस सर्वे के नतीजे के आधार पर, इस आधार पर कि ये जो नतीजे निकल के आए, इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर? किस प्रकार की हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? क्या हम बात रख सकते हैं जो आम लोगों को समझ में आए कि आखिर स्थिति परिस्थिति इस वक्त दिल्ली में क्या है और दिल्ली के इस नतीजे से बाकी देश में क्या एक हालात की एक पर्सपेक्टिव तस्वीर बनती है? तो जब हम कम्युनिटी स्प्रेड की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अब बीमारी जो है कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा फैल गई है और टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन की इतनी ज़रूरत नहीं है और हम सिर्फ ट्रीटमेंट और की तरफ ध्यान दें, हॉस्पिटल कैपेसिटी की तरफ ध्यान दें। ये सर्वे ये शो करता है कि ऐसी स्थिति नहीं है। अभी भी बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो ससेप्टेबल हैं और इसलिए कम्युनिटी स्प्रेड उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो रहा। और हमें जो अपनी टेस्टिंग, ट्रैकिंग और आइसोलेशन की जो हमने जो मेथड्स अपनाए हैं वो हमें अभी भी आगे लेके चलने हैं, क्योंकि उससे ही हम आगे लोगों को में इन्फेक्शन को फैलने से रोक सकते हैं। एक और इसमें पॉजिटिव चीज यही है कि हमारे जो लोग हैं इन्होंने माइल्ड डिजीज ज्यादा है और माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट ज्यादा है, कि कई जो हम एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं वो ऐसे भी हो सकते हैं जिनको थोड़ा सा बुखार, गले में खराश हुई, उन्होंने इसको कोविड नहीं माना, समझा कि ये मौसमी जुकाम नजला है और अपने टेस्ट भी नहीं कराए और ना उनको ऐसे लगा कि ये लक्षण है। तो इसमें एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक दोनों आ सकते हैं, लेकिन इसका यही मतलब है कि जो इन्फेक्शन है वो हमारे देश में इतनी ज्यादा मोर्टेलिटी नहीं कर रही, यूजुअली माइल्ड है, और जो हमारे केसेस सीवियर वाले हैं वो एक्चुअली बहुत कम है। जी डॉक्टर रेड्डी, अगर मैं आपके पास आना चाहूँ, आपको लगता है कि जब ये सर्वे के नतीजे निकल के आए उसमें इस बात को भी लगातार कहा जा रहा है कि जो लॉकडाउन लगाया गया या सरकार के द्वारा तमाम प्रकार के जो प्रतिबंध लगाए गए इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए, उसका एक बड़ा सकारात्मक, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला? आपको लगता है कि इस दिशा से भी हमको इस नतीजे को देखने की ज़रूरत है कि सरकार के जो प्रयास हैं उसका फ़ायदा हुआ है? डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही। हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ बेहतरी से हम तक पहुंचे। इस सवाल को लेकर मैं डॉक्टर गुलेरिया के पास जाता हूं। डॉक्टर गुलेरिया, लॉकडाउन जैसी जो कोशिशें सरकार ने की उसका कितना फ़ायदा इस प्रकार के नतीजों से निकल के आता है? तो लॉकडाउन से बहुत फायदा हुआ है और इससे दो फायदे हुए हैं। एक तो ये जो हम इस सीरो सर्वे से देख रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण बीमारी इतनी ज़्यादा फैल नहीं पाई, और हमारे जो दिल्ली में भी सीरो सर्वेलेंस से ये निकला है कि लॉकडाउन से हम उसको कंटेन कर पाए। बहुत ज़्यादा लोगों में इन्फेक्शन नहीं हुआ और ऑलमोस्ट 77% जो लोग हैं वो प्रोटेक्टेड रहे, और इससे ये मानना पड़ेगा कि लॉकडाउन से बहुत फायदा हुआ। एक हम जो लॉकडाउन से और फायदा देखते हैं जो इसमें नहीं आता, लेकिन जैसे अगर आप चार्ट देखें तो हमारे केसेस जो हैं पर मिलियन कम है, और इसीलिए लॉकडाउन के दौरान हमें काफी टाइम मिला, 2 महीने का टाइम मिला, जब हम अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज को इम्प्रूव कर पाए, चाहे वो कोविड केयर सेंटर हो, कोविड हॉस्पिटल हो, कोविड आईसीयू हो, ऑक्सीजन बेड्स हो। और इसलिए कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं आई दिल्ली में कि एकदम बेड्स की कमी हो जाए। एक दफा ऐसा लगा था कि बहुत ज्यादा बेड्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन क्योंकि बहुत एग्रेसिव कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज, हाउस टू हाउस सर्वे किया गया और लोगों को आइसोलेट किया गया,
तो जी इन्फेक्शन रेट नहीं बढ़ा। बिल्कुल, और कम से कम इस प्रकार के कदमों का बड़ा फायदा मिला। डॉक्टर रेड्डी, एक फाइनल कमेंट आपसे चाहेंगे, आपको लगता है कि दिल्ली जैसे जो हाई डेंसिटी वाले इलाके हैं, यहाँ हुआ सर्वे क्या एक नेशन वाइड भी एक पिक्चर हमको देता है, खासतौर से जो घनी आबादी वाले जो इलाके हैं मुंबई जैसे शहरों के बारे में, या नेशन वाइड कोई हम इसके लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? वही सेम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। जो मेट्रो सिटीज़ है, बड़े सिटीज़ है, मेरे ख्याल में परसेंटेज इन्फेक्शन वही रेंज में आ जाएगा। मगर जो स्मॉल टाउन्स है, जो विलेजेस है, जो अपना मई का सर्वे रिजल्ट्स आए थे जब 1% इन्फेक्शन रेट था, जी मगर अब तक कितना फैला हुआ है और कितना फैलने का रिस्क है, वो वहाँ पर भी सर्वे करे तो वो जो भी प्लानिंग है, हम्म गवर्नमेंट का जो भी प्लानिंग है जी प्रिपरेशन के लिए, वो अच्छा होगा। जी, बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त इतनी ही इजाज़त दे रहा है इस विषय पर चर्चा के लिए। डॉक्टर गुलेरिया, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर रेड्डी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर बात करने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार बहुत जल्द हाजिर होंगे तमाम अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ में। बने रहिए आप DD न्यूज़ के साथ। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत से अलग अलग मजहब है, अलग अलग जाति है, और अलग अलग हमारा पोशाक है, अलग अलग हमारी जबान है। ऐसा कोई मुल्क दुनिया में नहीं है। हमारा काम ये है कि हम हिंदुस्तान में कोई भी प्रांत के हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, और हमारा प्रथम कर्तव्य हिंदुस्तान की हिफाजत, हिंदुस्तान की रक्षा।
और इस छोटे से ब्रेक के बाद न्यूज़ नाइट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ओएसडी राजेश भूषण ने बताया है कि देश में प्रतिदिन प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर 180 लोगों की टेस्टिंग हो रही है। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर टेस्टिंग कर पॉजिटिविटी रेट को पहले चरण में 10% और आगे 5% से कम करने के लक्ष्य को रखा गया है। भारत में हम 180 टेस्ट पर डे पर मिलियन पॉपुलेशन कर रहे हैं, लेकिन एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये जो पर मिलियन टेस्ट का मापदंड है, इसको पॉजिटिविटी के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए। केवल टेस्ट कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। आपको ये टेस्ट इस स्तर पर 140 टेस्ट प्रतिदिन प्रति 10 लाख पॉपुलेशन करने हैं ताकि आपकी पॉजिटिविटी घटकर 10% पर आ जाए पहले चरण में, और जारी रखना है इस स्तर की टेस्टिंग को ताकि आपकी पॉजिटिविटी घटकर 5% या उससे कम हो जाए। सो दैट इज द अल्टीमेट एम। वहीं नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने भी बताया है कि एम्स के सहयोग से देश के सभी डॉक्टरों के बीच कोरोना इलाज संबंधी नई जानकारियां और निर्देश को साझा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और नीति आयोग के साथ मिलकर एक नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड राउंड्स ऑन कोविड-19 का एक प्रोग्राम शुरू करना है कल से, जिसमें कि उम्मीद यह है कि उस रिमोट और वीडियो सिस्टम के साथ आउटरीच जो होगा वो हम उम्मीद करते हैं कि हर डॉक्टर जो जहां भी है हमारे देश में, बड़े शहर में, छोटे शहर में, कस्बे में, जहां भी वो काम कर रहे हैं, उनका जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है कोविड-19 की, सीरियस मरीजों की, वो हम उनके सामने प्रस्तुत करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बदलती रहती है। इसलिए एक प्रक्रिया चालू कर रहे हैं कि हम नेशनल ग्रैंड राउंड्स करेंगे, क्लिनिकल बातें करेंगे, और वो जो एक्सेस है वो बड़ी आसानी से हो सकती है। तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई के बाद अब बात मौसम के मिजाज की। भारी बारिश से इन दिनों देश के कई जिलों में या कहा जाए राज्यों में कहर बरपाया हुआ है। इसके चलते कई राज्यों के लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। बिहार और असम जैसे राज्य बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, तो वहीं दिल्ली सरीखे देश के कई शहरी इलाके भी भारी बारिश की मार इन दिनों झेल रहे हैं। देश के कई हिस्सों में बारिश का कहर जारी है। सबसे ज्यादा असर असम और बिहार में देखा जा रहा है। बिहार में सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में बाढ़ का असर सामान्य जनजीवन पर हो रहा है। वहीं असम में जोरहाट, तेजपुर, गुवाहाटी, ग्वालपाड़ा, धुबरी में ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राज्य के 24 जिलों में 24 लाख लोग अब भी प्रभावित हैं। 2 और लोगों के डूबने से मरने वालों की संख्या 87 हो गई है। भूस्खलन से अब तक 27 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। दूसरी ओर अगर बिहार की बात करें तो नेपाल ने बिहार की परेशानी बढ़ा दी है। यहाँ नेपाल में भारी बारिश के बाद गंडक नदी में करीब 4.5 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ने की आशंका बढ़ गई है, जिसको लेकर गोपालगंज में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। अभी तक जो हमारे मैक्सिमम इस बार पानी आया है वो 3,39,000 क्यूसेक आया है, तो उससे करीब 1 लाख से ज़्यादा और पानी उससे ज़्यादा पानी आने की संभावना है। बिहार में मौसम विभाग ने 7 जिलों सारण, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, मुजफ्फरपुर, नालंदा और नवादा जिलों के लिए एक नया अलर्ट जारी करके वज्रपात और तेज बारिश की चेतावनी दी है और लोगों को सावधान रहने को कहा है। उधर मेघालय में भी बारिश ने कहर मचा रखा है। गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा से बात की और उन्होंने राज्य में बाढ़ की स्थिति से निपटने में हर संभव मदद का आश्वासन दिया। शाह ने राज्य के पश्चिमी गारो पर्वतीय क्षेत्र में बाढ़ के कारण लोगों की मौत पर शोक भी जताया। दिल्ली में बारिश के कारण कुछ जगहों पर जल भराव देखा गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पैड़ी के पास ट्रांसफार्मर में बिजली गिरने से एक दीवार को नुकसान हो गया। वहीं राज्य के पर्वतीय जिलों में बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और अब बात राजस्थान की। राजस्थान उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के 19 बागी विधायकों द्वारा विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला 24 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। इसके साथ विधानसभा अध्यक्ष को बागी विधायकों पर किसी भी तरह की कार्रवाई को 24 जुलाई तक स्थगित करने का आग्रह किया गया है, जिसे विधानसभा अध्यक्ष की ओर से स्वीकार कर लिया गया है।
गौरतलब है कि पिछले गुरुवार से इस मामले पर सुनवाई चल रही है। मंगलवार दोपहर 12 बजे दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने इस मामले में 3 अन्य स्वतंत्र पक्षकारों को भी सुना। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की डिवीजन बेंच ने दोपहर बाद कहा कि इस याचिका पर फैसला 24 जुलाई को सुनाया जाएगा। और खबर शिक्षा से जुड़ी हुई। छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण से जुड़ी सलाह देने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मनोदर्पण पहल की आज शुरुआत की है। यह पहल छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए एक स्थायी मनोसामाजिक सहायता प्रणाली के रूप में काम करेगी। मनोदर्पण की शुरुआत करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस पहल को शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि मनोदर्पण पहले छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और आम लोगों को ताकत देने के लिए है। निशंक ने कहा है कि मनोदर्पण के तहत छात्र चिकित्सकों और मनोवैज्ञानिकों से संवाद कर सकते हैं। पूरी दुनिया जब कोरोना का महासंकट आया है और उस महासंकट के दौर से गुजरती पूरी दुनिया कहीं न कहीं किसी न किसी परिस्थिति को झेल रही है और ऐसे में स्वाभाविक ही है कि ये जो दबाव है, ये तनाव है, ये जो वातावरण है, ये मनुष्य को परेशान करने के लिए इस समय उपस्थित हुआ है और इसलिए इसके सामने चुनौती के रूप में हमको इसको स्वीकार करना है। ये मनोदर्पण ये आपको ताकत देने के लिए है। मेरे अभिभावक, मेरे छात्र, मेरे अध्यापकगण और आम आदमी ये इससे ताकत ले सकता है, क्योंकि हमारी ये कहावत है, मन के जीते जीते हो, मन के हारे हार। जो व्यक्ति मन से हार गया वो जिंदगी में हार जाता है। जिसका मनोबल बड़ा है वो विपरीत मौत को भी पार कर देता है, विपरीत परिस्थितियों में भी अपना मार्ग निकालता है। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस वक्त इंडिया आइडिया समिट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। Our shipping are doing excellent job. Total profit coming from the port is 7,000 crore. So it's really a good thing. At the same time, we have completed the waterways. Varanasi to Haldia, 1,380 kilometer waterways have been completed with 4 multimodal hub. Varanasi, Haldia, Sahibganj and Gazipur. Out of which already Varanasi and Sahibganj is inaugurated by the Prime Minister, and both Haldia and Gazipur is in the it is in the process of we will complete the project and we will inaugurate. There are 40 small river ports are there, and 3-meter draft is already we have maintained there. And after Haldia there is a Bengal Sea is there, by which again we completed dredging in Brahmaputra when I was minister. Even with the request of Prime Minister of Bangladesh, we have taken it up to Mungli port and we have completed dredging. At that time our foreign minister Sushma ji was request me to do that work. I already completed that. Then we have also completed dredging in Barak river. Now after Varanasi to Allahabad, we have also completed the work of 1-meter draft, and now already we have submitted report to World Bank, and that report is taking from Delhi in Yamuna. That is the waterways, the cost is 12,000 crore. That from Delhi we start coming to Mathura to Agra, and by water transport, and Agra to then come to Etawah and Etawah to Allahabad, Prayagraj, by which Punjab and Haryana through Yamuna through Ganga, they can connect it to Southeast Asia, China, Northeast. Even we are already started work in Gandak, connecting for Nepal. So the Indian situation is lot of waterways are developing, and the economy of waterways is very important. For our export, we need to reduce the logistic cost, power cost and labor cost. The logistic cost is a very, very important thing. As compared with USA and China, our logistic cost is very high. So now by going by road, the cost is, for example, 10 rupees. Going by railway is 6 rupees, and going by waterways is 1 rupees. And now our plan is to use LNG as a fuel, methanol as a fuel on waterways. Again, that we can reduce that cost. What I will request you that here is a great opportunity for amphibious seaplane, catamaran, hovercrafts. Already you know that Canada in Vancouver, lot of people are using seaplane, amphibious seaplane. In Maldives already there is a successfully service available for amphibious seaplane.
और सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को। और वहीं इससे पहले इसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार ने निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने का काम किया है। उन्होंने देश में हो रहे ढांचागत सुधारों का भी इस कार्यक्रम के समय जिक्र किया। In India, there is no sector which is reserved for public sector alone to be present. We have announced that we will have a list of strategic sectors, which will be only a select few, and in only them will there be private sectors, public sector remaining. In other words, in every sector, private sector will be, every sector of economic activity, private sector will be invited. The public sector or the public sector undertakings will be present only in certain determined, predetermined, certain announced areas of activities. They will be only up to a maximum of 4 public sector organizations and not more. The private sector is going to be anywhere. So, simply put, there will not be any activity in India which will be the exclusive domain of the public sector undertakings. राहुल गांधी के द्वारा एक ट्वीट के जरिए मोदी सरकार की उपलब्धियों पर कटाक्ष के बाद अब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस नेता पर पलटवार किया है। प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी को करारा जवाब देते हुए बड़ा निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश की उपलब्धियों को बताया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वीर कोरोना योद्धाओं और देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने शाहीन बाग से लेकर राजस्थान में कांग्रेस की सियासी संकट पर राहुल गांधी को घेरा है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी अब केवल ट्वीट की पार्टी बनकर रह जाएगी, क्योंकि जनता में काम नहीं, एक के बाद एक राज्य गंवा रहे और इसलिए हताश निराश भी सरकार पर कुछ भी प्रहार करने की चेष्टा कर रही है, वो सफल नहीं होंगे। प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पार्टी पर बिना किसी आधार के ट्वीट करने का भी आरोप लगाया है। आज उन्होंने ट्वीट किया फरवरी से जुलाई तक क्या किया, तो हम भी उनको जरा हिसाब बताते कि राहुल बाबा 6 महीने की आपकी उपलब्धि क्या है। फरवरी में शाहीन बाग और दंगे, मार्च में सिंधिया और मध्य प्रदेश गंवाना, अप्रैल में श्रमिकों को उकसाना, मई में ऐतिहासिक हार की 6ठी वर्षगांठ, जून में चीन की वकालत और जुलाई में राजस्थान में पार्टी तबाह। तो यही आपका काम चल रहा है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन का लखनऊ में अंतिम संस्कार आज किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम मंत्रियों, वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतिम संस्कार के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही प्रदेश के तमाम बड़े नेता और मंत्रीगण भी मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनके निधन पर प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। और बात रक्षा तैयारियों से जुड़ी खबर की। देश को राफेल लड़ाकू विमान जल्द ही मिलने वाले हैं और पहले 5 राफेल लड़ाकू विमान इस महीने के अंत तक भारत पहुंच जाएंगे और उन्हें भारत पहुंचते ही अंबाला एयरफोर्स स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। पहले 5 रफाल ओमनी रोल फाइटर जेट इंडिया में आ रहे हैं जुलाई के अंत में और ये एक स्क्वाड्रन में शामिल होकर ऑपरेशनलाइज होंगे अंबाला एयरफोर्स बेस पर। रफाल एक गेम चेंजर इसीलिए माना जाता है क्योंकि उसके अंदर आर्म्ड होते हैं, वो इक्विप्ड होता है मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल्स और स्कैल्प क्रूज मिसाइल से। पिछले साल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मेरिग्नाक फ्रांस में अक्टूबर में पहले रफाल को फॉर्मली एक्सेप्ट किया था।
हालांकि ये 5 रफाल्स इंडिया में मई में आने थे, लेकिन कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से ये 2 महीने से डिले हो गया। इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स, ग्राउंड क्रू और इंजीनियर्स ऑलरेडी ट्रेनिंग ले चुके हैं फ्रांस में रफाल्स पर, और इनके जो वेपन सिस्टम्स हैं जैसे कि मिसाइल्स, जैसे कि मीटियोर, स्कैल्प और बाकी स्पाइस बॉम्ब्स एक्सेट्रा, ये सारे भी इनकी डिलीवरी इंडिया में हो चुकी है। पूरा का पूरा जत्था जो है 36 रफाल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, उसकी पूरी की पूरी डिलीवरी पूरी हो जाएगी अप्रैल 2022 तक। रफाल इसीलिए गेम चेंजर माना जाता है क्योंकि ये इंडिया को एक डिसाइसिव एज देगा दुश्मनों पर, क्योंकि इसके अंदर इंजन के अंदर कैपेबिलिटी है कि ये कोल्ड स्टार्ट कैपेबिलिटी रखता है, यानी कि लद्दाख जैसी हाई एल्टीट्यूड जगह से भी ये टेक ऑफ कर सकता है और इंडिया को एक सिग्निफिकेंट एज देगा औरों से। कैमरा पर्सन सुमित नौडियाल के साथ नई दिल्ली से मैं नंदिता डागर, डीडी न्यूज़ के लिए। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते विश्व प्रसिद्ध अमरनाथ यात्रा 2020 रद्द कर दी गई। हालांकि अभी तक संभावना जताई जा रही थी कि इस साल ये यात्रा 21 जुलाई से शुरू होकर 3 अगस्त तक चलेगी। इस बीच शुक्रवार को यात्रा के लिए प्रथम पूजा भी आयोजित की गई। भगवान भोलेनाथ की पवित्र अमरनाथ यात्रा हर साल जून महीने में शुरू होती थी। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता सलमान काजी हमारे साथ में फोन लाइन पे मौजूद है। सलमान, क्या बड़ी वजह रही जिसकी वजह से क्योंकि इस यात्रा को रद्द करना पड़ा, क्योंकि पहले संभावना थी कि कम दिन ही सही लेकिन यात्रा रहेगी? देखिए, सबसे जो बड़ा रीजन था कि इसको कैंसिल करना पड़ा वो ये था कि जो है कि ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19 और उससे कैसे लड़ा जाए, उसके प्रोटोकॉल्स और उसके SOPs को कैसे रखा जाए। आपको पता होना चाहिए कि जो लेटेस्ट डेटा जो कश्मीर में है वो अराउंड 15,000 केसेस हो चुके हैं यहाँ पे, जिनमें से अभी तक अराउंड 250 डेथ्स भी हुई हैं। तो डेफिनेटली जो आज की जो श्राइन बोर्ड की आज की मीटिंग थी, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो चेयरमैन हैं श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के, और उनकी मीटिंग थी जिसमें कि CEO भी थे और जो स्टेट के चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम वो भी थे। तो फैसला लिया गया कि जो कोविड-19 है उसके ट्रांसमिशन को देखते हुए और इसकी वजह से प्रिकॉशन के तौर पे इस साल की जो यात्रा है वो नहीं की जाएगी। हालांकि ऑफिशियली इसको इनॉग्रेट किया था 5 जुलाई को। जी सलमान, एक चीज़ समझना चाहते हैं कि क्या जो आरती है उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, उसका भी कुछ लाइव टेलीकास्ट होगा, जो डेली आरती होती है उसको लेकर कुछ व्यवस्थाएं या कुछ भी जानकारी? हाँ, इनफैक्ट अभी तो ये 5 जुलाई से चल रही हैं उसकी आरतियाँ, जिसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है DD कशीर पे, जो कि दूरदर्शन की ही चैनल है। हाँ, जो सुबह भी और शाम को भी होता है, मॉर्निंग आरती और शाम की आरती, जो दोनों आरती हैं उनको लाइव दिखाया जा रहा है। तो सारे रिचुअल्स जो हैं वो किए जाएंगे, लेकिन यात्रियों को नहीं आने दिया जाएगा क्योंकि खतरा है कि इससे कोविड-19 फैलेगा, और इसलिए कहा गया कि ये रिचुअल्स किए जाएंगे लेकिन यात्रियों को नहीं आने दिया जाएगा। शुक्रिया सलमान इस बातचीत और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब नजर डालते हैं देश भर की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन 22 से 24 जुलाई को वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस साल के सम्मेलन का विषय है अगले दशक में भारतीय वायुसेना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 22 जुलाई को वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन की अध्यक्षता वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया करेंगे। 3 दिवसीय सम्मेलन के दौरान वायुसेना के वर्तमान परिचालन परिदृश्य और तैनाती का जायजा के साथ ही अगले दशक में भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता बढ़ाने की कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी। मंगलवार को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने देश के निजी उद्योग को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1000 तकनीकी निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने का आंकड़ा पार कर लिया। DRDO के निजी क्षेत्र को आधुनिकतम तकनीक मुहैया कराने से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश का निजी रक्षा उद्योग तेजी से कदम बढ़ा सकेगा।
पीएमसी बैंक घोटाला मामले में दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, आरबीआई और पीएमसी बैंक को नोटिस जारी कर 19 अगस्त तक जवाब मांगा है। याचिका में जमाकर्ताओं ने बिना किसी शर्त उन्हें चिकित्सा आपातकाल के मद्देनजर तत्काल 5 लाख रुपए तक निकालने की अनुमति देने की मांग की है। इस घोटाले के सामने आने के बाद कई जमाकर्ताओं द्वारा आत्महत्या करने का मामला भी सामने आया है। सीबीआई ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी देवाराम सैनी से एसएचओ विष्णुदत्त बिश्नोई आत्महत्या मामले में पूछताछ की। जयपुर में देवाराम सैनी से सीबीआई की ये पूछताछ करीब 2 घंटे तक चली। सोमवार को इसी मामले में सीबीआई ने कांग्रेस विधायक और ओलंपिक पदक विजेता कृष्णा पुनिया से भी पूछताछ की थी। एसएचओ विष्णुदत्त चूरू जिले के राजगढ़ थाने में तैनात थे। 23 मई को उनका शव उनके आवास से बरामद हुआ था। उन्होंने एक नोट में एक मामले की जांच में राजनीतिक दबाव डाले जाने का जिक्र किया था। केरल में सामने आए सोना तस्करी मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर की हिरासत 24 जुलाई तक बढ़ा दी है। इस बीच एनआईए ने मामले में एक और आरोपी सरित को हिरासत में लेकर तिरुवनंतपुरम सहित अन्य जगहों पर ले जाकर जांच की है। सीमा शुल्क विभाग ने 5 जुलाई को करीब 15 करोड़ की कीमत वाले 30 किलोग्राम सोने की तस्करी का पर्दाफाश किया था। ये सोना राजनयिक चैनल का इस्तेमाल कर लाया जा रहा था। राजा मानसिंह हत्याकांड में 11 लोग दोषी करार दिए गए हैं। सजा पर फैसला बुधवार को सुनाया जाएगा। राजस्थान के बहुचर्चित और भरतपुर रियासत के राजा मानसिंह हत्याकांड में 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। 35 साल पुराने इस मुकदमे की सुनवाई के लिए राजा मानसिंह की बेटी दीपा सिंह, उनके पति विजय सिंह मथुरा कोर्ट पहुंचे थे। 21 फरवरी 1985 को भरतपुर के राजा मानसिंह व 2 अन्य की डीग थाना क्षेत्र की पुलिस ने मुठभेड़ कर हत्या कर दी थी। मामले में सीबीआई ने जाँच की थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर साल 1990 से मथुरा कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। रूस ने इस बात से साफ इनकार किया है कि वो दूसरे देशों के चुनावों में दखल अंदाजी करता है। रूस की ओर से ये बात उस ब्रिटिश संसदीय खुफिया और सुरक्षा समिति की लीक हुई रिपोर्ट के बाद आई है, जिसमें रूस के बारे में कहा गया है कि साल 2014 में स्कॉटलैंड स्वतंत्रता जनमत संग्रह अभियान पूरी तरह से रूस से प्रभावित था। सूडान ने मंगलवार को 1989 में सैन्य तख्तापलट का नेतृत्व करने के आरोप में बेदखल राष्ट्रपति उमर अल-बशीर और उनके कुछ पूर्व सहयोगियों के खिलाफ एक नया मुकदमा शुरू किया। स्टेट टीवी ने बशीर का फुटेज दिखाए बिना ट्रायल का प्रसारण किया। 3 दशक तक सत्ता में रहे बशीर का पिछले साल तख्तापलट हो गया था, जिसके बाद से वो खरतूम की जेल में है। बशीर के खिलाफ भ्रष्टाचार के अलावा उनके राज्यकाल के दौरान विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों की हत्या के संबंध में भी मुकदमा और जाँच चल रही है। यूक्रेन के पश्चिमी शहर लुत्स्क में मंगलवार को एक व्यक्ति ने एक बस जिसमें 20 लोग सवार थे बंधक बना लिया। पुलिस के मुताबिक बंधक बनाने वाले व्यक्ति ने अपने पास हथियार और विस्फोटक होने की बात कही। हालांकि पुलिस ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया कि बंधक बनाने वाले व्यक्ति की मांग क्या थी। इस संबंध में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि गोलियों की आवाज सुनी गई और बस को नुकसान हुआ है। और अब देखते हैं कोविड-19 से जुड़ी कुछ अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खबरें। चीन में कोविड-19 की वैक्सीन के दूसरे चरण का प्रयास पूरा किया गया। इसमें वैक्सीन को पूरी तरह से सुरक्षित पाया गया और प्रतिरक्षा प्रणाली पर अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। मई में प्रकाशित रिपोर्ट से पता चलता है कि दूसरे चरण में पहले चरण के मुकाबले ज्यादा लोगों को शामिल किया गया। वैक्सीन की पहचान के लिए ये चरण काफी महत्वपूर्ण है और तीसरे चरण पर काम चल रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने मंत्रिमंडल के शीर्ष सहयोगियों के साथ आमने सामने की बैठक में हिस्सा लिया। इस तरह की बैठक 17 मार्च के बाद आयोजित हुई। बैठक के दौरान कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था के हुए नुकसान की भरपाई और इसे फिर से पटरी पर लाने को लेकर चर्चा हुई। डाउनिंग स्ट्रीट ऑफिस में सप्ताह के दौरान होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक को कोविड-19 के खतरे के नियंत्रण से बाहर निकलने के बाद बंद कर दिया गया था। यूरोपीय संघ के नेता कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक विशाल फंड बनाने पर सहमत हुए हैं। इसे कोरोना महामारी से प्रभावित यूरोपीय यूनियन के देशों को बचाने का ऐतिहासिक राहत प्लान बताया जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने कहा कि यूरोप के लिए ऐतिहासिक बदलाव है। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा कि असाधारण हालात असाधारण प्रयासों की मांग करते हैं। सभी यूरोपीय लोगों के लिए इस बेहद कठिन समय में निश्चित रूप से काफी कठिन बातचीत रही। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने कहा है कि विश्व में लोगों की खुशहाली के लिए राजनीतिक नेताओं को कोविड-19 की वैक्सीन सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि टीका सभी तक पहुंचे, इसके लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता जरूरी है।
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार को कहा कि उसने 2020 विश्व कप के स्थगित होने के बाद दी गई स्पष्टता का स्वागत किया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि 2021 और 22 में ऑस्ट्रेलिया में दोबारा इसे आयोजित कराने को लेकर वो कोई बात नहीं करना चाहते हैं। इस खबर के साथ फिलहाल न्यूज नाइट के इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।